साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अंग्रेजी दवाओं से परेशान हैं या फिर रोगों से परेशान होकर संसार से उठ जाना चाहते हैं? उठ जाने से पहले नाड़ी वैद्य क्या क्लब आइए और अपने सभी रोगों का आयुर्वेद में सही समाधान पाइए। नमस्ते साथियों, मैं सोनू आर्य और आप देख रहे मिशन आर्यवर्त। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। हमारे साथ मौजूद हैं अखिल भारतीय भजनोपदेशक परिषद के महामंत्री आदरणीय भारतीय आर्य भजनोपदेशक परिषद के महामंत्री आदरणीय श्री कैलाश कर्मठ जी। आइए उनसे बातचीत करते हैं। आपका स्वागत है महामंत्री जी। धन्यवाद सोनू जी। सबसे पहला प्रश्न हमारा आपसे ये, भजनोपदेशक परिषद का गठन कब किया गया और इसको गठित करने का मूल उद्देश्य आपका क्या था? भजनोपदेशक परिषद का गठन आर्य समाज काकड़बाड़ी, जिसकी ऋषि दयानंद ने स्थापना की जी, उसी समाज में लगभग 12 वर्ष पहले किया गया। और संगठन का गठन इसलिए किया गया चूँकि वेद का प्रचार, आर्य समाज का प्रचार, वैदिक धर्म का प्रचार जितना भजनोपदेशकों के माध्यम से हुआ है जी, अन्य कोई कल्प विकल्प नहीं है जी। हमारे भारतवर्ष में अनेक भजनोपदेशक हुए। ऋषि दयानंद के समय में भी अमीचंद जैसे भजनोपदेशक हुए जी, जिन्हें पहला भजनोपदेशक माना जाता है। और भजनोपदेशक का प्रभाव उनके भजनों के माध्यम से गांव में, गली में, कूचों में पड़ा। रेवाड़ी में स्वामी श्रद्धानंद जी बोल रहे थे और गौशाला के ऊपर बोल रहे थे। काफ़ी देर तक सुनते रहे लोग। एक व्यक्ति खड़ा हुआ, कहने लगा, स्वामी जी बात आपकी सारी ठीक है, लेकिन दादा बस्तीराम के भजन उड़ दे जी। ऐसा है। तो भजनोपदेशकों का प्रभाव बहुत ज़बरदस्त पड़ता है। वो अपनी बात को भजन के माध्यम से, आख्यान के माध्यम से, छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से, चूँकि मनोरंजन के साधन अब तो बहुत हो गए हैं, मीडिया के साधन बहुत हो गए हैं, हर व्यक्ति के पास मोबाइल है, हर व्यक्ति के पास म्यूज़िक के साधन हैं। एक समय था कि भजनोपदेशक अपना बिस्तर भी खुद साथ लेकर चलते थे। जी जी। भजनोपदेशक परिषद में लगभग 442 मेंबर हैं, सदस्य हैं जी। और हमने जो लिस्ट बनाई है 288 भजनोपदेशक दिवंगत हो चुके जी, जिन्होंने आर्य समाज का जीवन भर प्रचार किया। तो मैं भारतवर्ष के सभी भजनोपदेशकों से निवेदन करना चाहता हूँ, यदि आप परिषद से जुड़ना चाहते हैं तो हमसे शीघ्र संपर्क करें ताकि आपकी सूची बनाई जा सके। ऑनलाइन में सबको पता चले कि भारतवर्ष में कितने भजनोपदेशक हैं, किस किस राज्य में किस तरह से वो किन परिस्थितियों में अपना काम कर रहे हैं, आर्य समाज का काम कर रहे हैं। जी। आदरणीय महामंत्री जी, मैं आपसे एक सवाल ये भी यहाँ करना चाहूँगा। परिषद के गठन से पहले जो भजनोपदेशक जिस तरह जो कार्यशैली उनकी थी वो उस समय कैसी थी और परिषद के गठन के बाद उसमें कितना बदलाव आया, कितना अंतर उसमें आया? परिवर्तन ये आया है कि आधुनिक म्यूजिक के साथ भी नए भजनोपदेशक, युवा भजनोपदेशक अनेक आए जी। और संगठन बनने से ये लाभ हुआ कि पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण के समस्त भजनोपदेशकों का परिचय आर्य जगत से हो पाया। अन्यथा एक राज्य के भजनोपदेशक एक राज्य में ही जान पाते थे लोग, दूसरे राज्य में वो जा नहीं पाते थे, ना लोग बुला पाते थे। एक दूसरे का परिचय जो हुआ पूरे भारतवर्ष के इस कोने से उस कोने तक, तो वो गठन संगठन के माध्यम से हुआ, परिषद के माध्यम से हुआ और आगे भी ये परिचय बढ़ता जाएगा। भारत के अंतिम व्यक्ति तक आर्य समाज को भजनोपदेशक परिषद पहुँचाएगी। बहुत बड़ी बात आदरणीय कैलाश कर्मठ जी कह रहे हैं। कर्मठ जी, मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा, वर्तमान में जैसे कि काफ़ी लंबे समय से लॉकडाउन देश के अंदर लागू है, ऐसे में जो भजनोपदेशक परिषद के जो सदस्य हैं उनके कार्यक्रम एक तरह से रुके हुए हैं, क्योंकि पूरे देश के अंदर जो है सारी गतिविधियां वैसे रुकी हुई थी। ऐसे में उनके सामने जब जो है आर्थिक बदहाली, आर्थिक तंगी की भी कई प्रकार की समस्या आई होंगी, ऐसे में भजनोपदेशक परिषद ने क्या विकल्प उनके लिए चुना, क्या सहायता उन्होंने जो है उनके लिए की? भजनोपदेशक परिषद ने लगभग संगीत सहयोगी, ढोलक वादक, चिमटा वादक, पैड वादक, उनमें से लगभग 100 लोगों को 5-5 हज़ार रुपये की सहायता दी। सार्वदेशिक सभा ने भी सहायता दी। स्वामी आर्यवेश जी ने भी लगभग 100 भजनोपदेशकों को सहायता दी। हमारे आर्य समाज से जो हमसे जितने लोग जुड़े हुए थे उन सब लोगों ने सहायता की। अन्यथा
बहुत ज़्यादा सहायता की ज़रूरत इसलिए भी नहीं थी क्योंकि आर्य समाजी दीनहीन नहीं होते जी। वो कर्मशील होते हैं और कर्म पर पूरा विश्वास रखते हैं, अपने कार्य को समय से करते हैं, इसलिए कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, अगर कोई युवा भजनोपदेशक जो किसी कर्म क्षेत्र में कार्य क्षेत्र में कार्य कर रहा है, अगर वो इस परिषद से जुड़ना चाहे तो वो कैसे जुड़ सकता है? परिषद से जुड़ने के लिए आर्य समाज को फॉलो करना पड़ेगा, ऋषि दयानंद को फॉलो करना पड़ेगा, आर्ष ग्रंथों को फॉलो करना पड़ेगा, अनार्स जो शैली है उसको छोड़ना पड़ेगा। जी। आदरणीय महामंत्री जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, जो वर्तमान में जहाँ हम बैठे हैं चित्तौड़गढ़ राजस्थान की ये वीरभूमि, यहाँ जो कार्यक्रम चल रहा है, इस कार्यक्रम के विषय में भी हम चाहेंगे दो संक्षिप्त में आप अपनी बात जो है दर्शकों के सामने रखें। बहुत पुराना गुरुकुल, लगभग 60 वर्ष पुराना ये गुरुकुल, पद्मनी कन्या गुरुकुल, जो एक तरह से आपसी झगड़े से बंद पड़ा था, इसको पुनः रूप से सुचारू रूप से चलाने के लिए यहाँ के पूर्व अधिकारियों ने सर्वसम्मति से आचार्य जी वर्धन जी को इसका न्यास का महामंत्री बनाया और हमारे बहुत ही वैदिक विद्वान, जो वेदों के प्रकांड विद्वान हैं, आदरणीय डॉक्टर सोमदेव शास्त्री जी को इसका प्रधान चुना। और मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है आने वाले समय में ये गुरुकुल पूरे विश्व में अपना नाम स्थापित करेगा। महामंत्री जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, वर्तमान में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ज़माना है, कुछ भी आपको देखना, कुछ भी आपको सर्च करना, गूगल के ऊपर आप बैठी एक टिक में सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। ऐसे में दो चीज़ें हैं, एक तो है फिल्मिस्तान, जिसको हमारे युवा बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। दूसरी तरफ है हमारी ये पीढ़ी जो भजनों के माध्यम से आर्य संस्कृति का, हमारी वेद की मान्यताओं को स्थापित करने का जिसने बीड़ा उठा रखा है। तो वर्तमान में आप जो है, जो हमारे भजनोपदेशक हैं, उनके कार्य को आप कितना चुनौतीपूर्ण मानते हैं? कोई चुनौती नहीं है। आर्य समाज हमेशा सत्य की बात करता है। आर्य समाज अविद्या दूर करने की बात कर। दुनिया में दुख का कारण सबसे जो कोई है बड़ा, तो वो अविद्या है जी। और अविद्या का नाश विद्या की वृद्धि करनी चाहिए, ऐसा हमारे गुरु ने कहा है और उसी प्रयास को बार बार किया जाता है, करना चाहिए। मैं कहना चाहता हूँ सभी से कि आर्य समाज का प्रचार और प्रसार अंतिम व्यक्ति तक जब तक नहीं पहुँचेगा, तब तक हम स्वयं इस चीज़ को स्वीकार न कर लें कि परमात्मा की जो सत्ता है, ईश्वर की जो सत्ता है और उसका जो मूल आधार है, ईश्वर का स्वरूप क्या है, ईश्वर करता क्या है। क्योंकि परमात्मा के नाम पर बड़े झगड़े हैं देश में। जी। जितने झगड़े हैं वो भगवान के झगड़े हैं, इंसान के झगड़े नहीं है। तो वो ठीक ढंग से पहचानने के लिए, जानने के लिए आर्य समाज से बढ़िया कोई संगठन, आर्य समाज से बढ़िया कोई मंच नहीं है जी। आदरणीय महामंत्री जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, आप महामंत्री हैं, परिषद की अधिकतर गतिविधियों में मुख्यतः जो है, जो उसको गतिशीलता प्रदान करेगा, जो मुख्यतः जो कार्यभार होता है वो आपके कंधों के ऊपर होता है। वैसे तो परिषद के अंदर जो है कई प्रकार के सदस्य भी हैं, 400 से ज़्यादा सदस्य आपने इसमें बताए, मंत्री भी हैं, कोषाध्यक्ष जी भी हैं, अध्यक्ष जी भी हैं। आपका कार्य जो है कितना चुनौतीपूर्ण है और भविष्य में जो है परिषद को लेकर के क्या आपकी योजनाएं हैं? देखिए, कोई भी धर्म का कार्य बिना अर्थ के नहीं होता जी। और ये हमारे लिए चुनौती है। तो मैं समस्त आर्य समाजों से निवेदन करूंगा कि हम प्रत्येक वर्ष 4 वृद्ध भजनोपदेशकों का सम्मान करते हैं आयु के आधार पर। आयु के आधार पर हमने जन्म तिथियां डाल रखी हैं, उसमें किसी की कोई सिफारिश नहीं है। जो व्यक्ति जिसने सारे जीवन आर्य समाज का प्रचार किया और हर वक्त आर्य समाज के लिए जगे, उठे, बैठे, आर्य समाज के बारे में ही सोचा, उन भजनोपदेशकों का हम सम्मान वर्ष में 4 भजनोपदेशकों का करते हैं। तो समस्त आर्य समाजों से भी निवेदन करूंगा कि अर्थ की मैं अपील करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग परिषद को आर्य समाजें करें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा विद्वान भजनोपदेशकों का सम्मान कर सकें। जिस व्यक्ति का सम्मान होता है उसमें काम करने का उत्साह बढ़ जाता है, उसको लगता है कि उसने कुछ किया है। एक प्रश्न, ये थोड़ा सा वाजिब सा मेरा सवाल है, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, वर्तमान के अंदर पुराने जो पीढ़ी के हमारे भजनोपदेशक थे वो काफ़ी लंबी आयु हो चुकी, कई लोगों की तो जो है उसमें, वर्तमान में जो युवा पीढ़ी है उसमें से नए युवा भजनोपदेशकों को कैसे तैयार किया जाए? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने, बहुत अच्छी बात कही सोनू भाई
देखिए, आर्य समाज का जो मंच है वो फर्स्ट क्लास का डब्बा है जी। ये जो भौतिक चकाचौंध में, म्यूजिकल दुनिया में, मीडिया के माध्यम से जो साधन लोगों के पास हैं, उन साधनों में युवा पीढ़ी भ्रमित हो रही है। तो हमारे जो सीनियर भजनोपदेशक हैं, जो वयोवृद्ध भजनोपदेशक हैं, जो प्रतिष्ठित भजनोपदेशक हैं, उनका हमेशा ये प्रयास रहता है कि युवा जो पीढ़ी है वो उनसे सीखे। तो हमारे भजनोपदेशकों में शास्त्रीय संगीत के जानने वाले भी बहुत लोग हैं, बहुत बढ़िया जो है सामवेद को जानने वाले लोग भी हैं, अच्छे अच्छे विद्वान भजनोपदेशक हैं, और सच जो है वो सर पे चढ़ के बोलता है। जी जी। सारे जीवन भर जो है सच के ऊपर झूठ सवार रहता है। आपने ये जी जी जी। हाँ, आपने विचार किया हो तो सारे जीवन सच के ऊपर, सच जो है उसके ऊपर झूठ सवारी करता है, लेकिन सच सच होता है। इसलिए सत्य को ग्रहण करने में और असत्य को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। जी, बहुत बड़ी बात महामंत्री जी करें। अच्छा महामंत्री जी, एक प्रश्न जो है मेरा और यहाँ है, मिशन आर्यवर्त जो है यूट्यूब के ऊपर लंबे समय से कार्य कर रहा है। मैं बधाई देना चाहता हूँ मिशन आर्यवर्त को, क्योंकि भजनोपदेशकों का परिचय जो था वो सीमित परिचय था जी। और एक एक भजनोपदेशक को रिकॉर्ड करके फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, व्हाट्सएप मीडिया के माध्यम से जो कार्य मिशन आर्यवर्त ने किया है, और उसमें भी आप जो है सोनू भाई, आप तो लगे ही हैं, लेकिन भाई दीक्षेंद्र भी रात दिन इसमें लगे हुए हैं, और पूज्य स्वामी आर्यवेश जी का जो आशीर्वाद है, पूज्य स्वामी इंद्रवेश जी का जो आशीर्वाद है, बड़े बड़े विद्वानों का जो आशीर्वाद है, उससे ये असंभव कार्य संभव होता दिखाई देता है। जाते जाते एक छोटा सा सवाल, ये मेरा व्यक्तिगत प्रश्न है, वैसे तो बेहद आम ये चीज़ है और ये तो जो है सबको पता भी होना चाहिए। मैं आपसे महामंत्री जी ये जानना चाहूँगा, आर्य समाज के एक प्रचारक को कैसा होना चाहिए? व्यक्तिगत रूप से उसका स्वाध्याय कैसा होना चाहिए, उसकी दिनचर्या क्या होनी चाहिए, और उसका विशेष रूप से चारित्रिक रूप से उसे किस प्रकार का होना चाहिए? देखिए, आर्य समाज का चपरासी भी विद्वान होता है जी। और आर्य समाज का चपरासी भी बाजार में निकलता है तो लोग कहते हैं कि आर्य समाजी जा रहा है जी। क्योंकि वो अपने आप में जीवन को सत्य रूप से जीता है। दिखता कुछ है, होता कुछ है, वो यहाँ पर नहीं होता है जी। आर्य समाजी अलग दिखेगा, आज भी अलग दिखेगा। किसी मत पंथ संप्रदाय में भी अगर कोई आर्य समाजी चला जाएगा तो अलग दिखेगा जी। उसका अपना व्यक्तित्व दिखेगा, उसकी अपनी भाषा दिखेगी, उसका अपना पहनावा दिखेगा। तो आर्य समाज किसी परिचय का मोहताज नहीं है। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात आदरणीय महामंत्री जी ने कही। रीगतो धातु होने कारण ज्ञान गमन प्राप्ति। परमात्मा की बनाई सृष्टि में जो व्यक्ति गतिशील है, जो कार्यशील है, और साधारण भाषा में जो कमेरा है, जो स्वयं के श्रम पर जो पलता है, वही आर्य है। हमसे बात करने के लिए आदरणीय महामंत्री जी बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आपका भी भाई सोनू बहुत बहुत धन्यवाद। मिशन आर्यवर्त को पुनः जो है मैं बधाई देता हूँ, पुनः शुभकामनाएं देता हूँ। वो इसी प्रकार से आर्य समाज को घर घर पहुँचाते रहे। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, देखते रहिए मिशन आर्यवर्त। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद। बालों की समस्या से क्यों हो परेशान? बच्चा खाए या जवान, सबका इलाज होगा एक समान। सिर दर्द और कब्ज होंगे 3 दिन में छूमंतर। न जादू न टोना, है केवल आयुर्वेदिक तंत्र। नाड़ी वैद्य हूं मैं, आयुर्वेद का कमाल देखना। ला इलाज हो कोई भी बीमारी, जड़ से होगा उसका इलाज देखना। कमजोरों के लिए बना दिया है ऐसा रसायन, खाकर उसको जीवन का आनंद देखना। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कीजिए नाड़ी वैद्य का क्लब। साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।